हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए हैं एक बार फिर से आपके लिए बायोलॉजी का पार्ट 7। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो पढ़ते हैं, पहले देखते हैं मोटिवेशन थॉट, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन विद डिटेल के साथ। गाइस, आज आपके जो क्वेश्चन है ना बायोलॉजी के, वो एकदम टॉप लेवल के हैं। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। देखते हैं अनुष्का ने क्या लिखा है। ये पहले का है हालांकि, लेकिन मैंने फिर से मोटिवेशन थॉट इसमें ऐड कर लिया। लेट अस सेक्रीफाइस आर टुडे सो दैट आर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। मतलब आज हम बलिदान करते हैं तो कल जो है हमारे मतलब बच्चे जो होंगे वो अच्छे होंगे। ठीक है, मतलब आज हम बलिदान देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो कल हमारे बच्चों के लिए जो भविष्य होगा वो अच्छा होगा। देखो वैसे ये चीज़ इतना अभी जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अभी बच्चे होंगे फिर उनके लिए अभी से सोचने लगे। अभी पहले सोचना किसके बारे में, अपने बारे में। ठीक है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है अभी। चलो शुरू करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। प्लाज्मिड क्या है। आज मैंने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं आपके बायोलॉजी के। अगर कोई 10 से 12 क्वेश्चन कर गया तो समझ लो ठीक है, वो बहुत बढ़िया तैयारी है उसकी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। प्लाज्मिड क्या है। सामान्यतः जीवाणुओं में पाए जाने वाला छोटा वृत्ताकार डीएनए, वृद्धि को बढ़ाने वाला एक जीवाणु डीएनए, पुनर्योजन में काम आने वाला, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। तो प्लाज्मिड क्या है। आज आपको नए नए वर्ड सुनने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सामान्यतः जीवाणुओं में पाए जाने वाला छोटा वृत्ताकार डीएनए। देखो प्लाज्मिड क्या होता है, एक कोशिका के भीतर होता है। एक कोशिका के भीतर एक छोटा वृत्ताकार डीएनए अणु है जो शारीरिक रूप से क्रोमोसोम मतलब कि गुणसूत्र डीएनए से अलग होता है और स्वतंत्र रूप से दोहरा सकता है। ठीक है, आगे समझिए प्लाज्मिड क्या है। कोशिका में ही एक कोशिका के भीतर एक छोटा वृत्ताकार डीएनए अणु है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मतलब रिस्ट्रिक्शन, किसी भी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है। डीएनए के भीतर एक विशेष स्थान पर काटते हैं। स्वायत्त प्रतिकृति बनाने वाले वृत्ताकार अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए होते हैं। डीएनए के खंडों को एक साथ जोड़ते हैं। पुनर्योगिज प्रोटीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, डीएनए के भीतर एक विशेष स्थान पर काटते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो होते हैं मतलब जो टुकड़े होते हैं आपके डीएनए के टुकड़ों को प्रतिबंधित करते हैं, इस तरीके से काटते हैं। ठीक है, याद रखना कौन सा प्रतिबंधन, एंडोन्यूक्लियस। बस ऐसे ही समझ लो। देखो आप अब बाकी आपको थ्योरी पढ़ना तो मैंने आपको बुक बताई दी, अरिहंत से पढ़ लो, लुसेंट से पढ़ लो, और भी मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक आती है। एक रुकमणी पब्लिकेशन की आती है, धनखड़ पब्लिकेशन आता है जो आपका अच्छी बुक होती है इसकी। उसकी क्या बोलते हैं बुक और आती है, क्या बोलते हैं, घटना चक्र की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित कौन करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, न्यूक्लियस। मतलब कि केंद्रक जो होता है वो जीवित कोशिकाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। केंद्रक जो होता है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। ये क्या होता है, कोशिका के अंदर जो होता है मैनेजमेंट का कार्य जो करता है वो आपका केंद्रक करता है। देखो मैं बताऊँ आपको, मैं बायोलॉजी जो है वो अपनी भाषा में समझता हूँ। आप अगर उसकी साइंस की भाषा में समझो तो समझ में नहीं आता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप अपनी भाषा में समझते हो तो वो चीज़ बहुत आराम से जल्दी समझ में आ जाती है। ठीक है, और केंद्रक क्या होता है, द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ के रूप में बिखरा हुआ पदार्थ होता है जिसे क्रोमैटिन धागा कहलाता है। क्रोमैटिन धागा जो होता है वो सिकुड़कर जब इसका मतलब विभाजन होता है, जब ये मतलब विभाजन होता है तो क्रोमैटिन क्या होता है, सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं गाइस। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कमी भी नहीं पाई जाती है? प्राणी कोशिका, गोल्जी वर्डी, सेल्ट्रियोल, सेल भित्ति या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये जो आपके क्वेश्चन है वो आपके सेल विज्ञान जो होता है, कोशिका विज्ञान, उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं आपके। कोशिका से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड आपने नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेना। देखो बस इतना ही पढ़ते रहो जितना हम जीएस जीके में आपको करा रहे हैं, ठीक है? जितना करा रहे हैं उतना कर लो बस, और बढ़िया तरीके से पढ़ लो। बाद में उसकी थ्योरी पढ़ लो। अभी क्वेश्चन लगा लिए, पहली बात तो आपकी पढ़ी हुई होती थ्योरी, अगर नहीं समझ में आता तो बाद में बुक देखो, नोट्स से देखो, फिर चीज़ों को समझो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेल भित्ति। सेल भित्ति जो होती है आपकी प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जंतु कोशिका में, वो प्लांट किंगडम में। सेल वॉल क्या होती है आपकी? सेल भित्ति जो आपकी केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विषाणुओं में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, आरएनए और डीएनए दोनों, या तो आरएनए या डीएनए। तो विषाणुओं में होता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन डी, या तो डीएनए, या तो आरएनए या डीएनए। वायरस में आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है? जो आपका वायरस होता है इसमें डीएनए या आरएनए होता है। लेकिन जो आपकी बात करें एचआईवी वायरस हो गया आपका, और पोलियो वायरस हो गया, इसमें आपका क्या होता है? आरएनए होता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे समझ में? एचआईवी और पोलियो में आपका कौन सा आरएनए कौन सा होता है? तो आपका आरएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। कोशिका का दिमाग है केंद्रिका, केंद्रक, लबक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका का दिमाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केंद्रक, न्यूक्लियस। अभी मैंने ऊपर भी बताया था कोशिका का दिमाग क्या होता है आपका? न्यूक्लियस। क्या होता है? कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। केंद्रक जो होता है कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उपापचयी मतलब कि मेटाबॉलिज्म जिसे बोलते हैं, ऐसी प्रक्रिया जो भोजन से ऊर्जा में परिवर्तित करती है, वो उपापचयी का अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है? आगे समझें। केंद्रक कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। ये कोशिका के प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट के समान कार्य करता है। केंद्रक के द्रव्य में क्या होता है? धागेनुमा पदार्थ होता है, जो जाल के रूप में क्या होता है? बिखरा दिखाई देता है। इस तरीके से जो होता है, इस तरीके से बिखरा दिखाई देता है। जैसे कभी आपने बत्तख देखी है ना, बत्तख, तो बत्तख के कभी आपने पैर देखना, डक जो होती है उसके वो झिल्ली नुमा होते हैं। अगर आप एक दिमाग में मतलब इमेज करो तो वैसे ही आपका केंद्रक का स्ट्रक्चर होता है, जो झिल्ली नुमा इस तरीके से फैला होता है, जाल के रूप में दिखलाई पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। ये प्रोटीन एवं डीएनए मतलब का बना होता है, दोनों का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और भी आ जाएगा, मैं फिर से बता दूंगा आपको, कोई नहीं। सूत्री विभाजन नहीं होता जीवाणु में, हरे शैवाल में, कवकों में या फिर उच्च वनस्पतियों में? तो किसमें नहीं होता सूत्री विभाजन? तो ऑप्शन ए, जीवाणुओं में नहीं होता। जीवाणुओं में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। मतलब कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं अमीटोसिस। देखो जो वर्ड इंग्लिश का होगा ज़रूरी वाला मैं वो आपको बता दूंगा। जैसे सूत्री विभाजन नहीं समझ में आएगा मैं बता दूंगा। अब विकसित है, विकसित तो आप समझ ही लोगे, इतना तो आता ही है। विकसित, अविकसित, कोशिका को सेल बोलते हैं, बस इतना तो याद ही आपको, ठीक है? तो सूत्री विभाजन नहीं होता किसमें? जीवाणुओं में, क्योंकि जीवाणुओं में क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है, अमीटोसिस होता है। अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में कोशिका की विभाजन विधि जो होती है वो क्या होती है? असूत्री विभाजन होती है। समसूत्री विभाजन जो होता है, मिटोसिस की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी जंतु कोशिकाओं में होती है।
चलो देखते हैं आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं उनके बारे में डिटेल ज़रूर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोज शुगर, या फिर फास्फोरिक एसिड, या फिर अमीनो एसिड। आराम से आंसर दे सकते हो इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अमीनो एसिड। देखो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के भाग है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन तथा पायरीमिडीन। लेकिन अमीनो अम्ल जो है वो आपका नहीं होता है। डीएनए वाला आप चैप्टर पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। गाइस देखो, अगर आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप जो है बस देखते रहो, देखो कुछ तो समझ में आएगा। आपके क्यों नहीं आ सकता आपके समझ में? मान लो अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये चीज़ नई है आपके लिए। जिस दिन आपके लिए ये चीज़ पुरानी हो जाएगी ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो कोई भी चीज़ अगर नई होती है, मान लो आप किसी से मिलते भी हो, तो वो चीज़ आपको नहीं समझ में आती, लेकिन जैसे जैसे उसके बारे में जान जाते हो तो आपको सारी चीज़ें उसके बारे में पता लग जाती हैं। सेम यही ऐसे ही समझो आप, ठीक है। तो इसका तो राइट आंसर बता ही सकते हो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल। अच्छा, सबसे छोटी अगर बात करी जाए तो कौन सा हो जाएगा? अगर सबसे छोटी जीव कोशिका की बात की जाए तो आपका हो जाएगा जीवाणु, माइकोप्लाज्म, गैली, सेप्टिकमा, ठीक है। और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी पूछ ली जाए कोशिका तो आपका शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। देखो कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से ही मैंने 2-3 क्वेश्चन बता दिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जंतु कोशिका के तर्कु का निर्माण किसके द्वारा होता है? सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर केंद्रक। मैं आपको बताऊंगा, इस पहले मैं जब बायोलॉजी पढ़ता था, बायोलॉजी मेरे को समझ में नहीं आती थी। बायोलॉजी मतलब समझ में, क्योंकि इसमें जो वर्ड होते हैं ना, शब्द होते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं, वो समझ में ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब कोई भी बात अगर इन्होंने बोली तो समझ में नहीं आती थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक ट्रिक अपनाई कि अपनी भाषा में कन्वर्ट किया। मतलब जैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ मैंने वैसे ही अपनी भाषा में कन्वर्ट किया। उसके बाद से मुझे ये चीज़ समझ में आ गई बायोलॉजी। सेम यही आप करना। देखो साइंस कोई हिस्ट्री नहीं है जो एक बार में पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार आपके समझ में आ जाएगा फिर आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सेंट्रिओल, जो कि जंतु कोशिका के तंतु का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जैनको प्रौद्योगिकी है। जैनको से अगर अंदाज़ा लगा लिया हो तो आप आंसर आराम से दे सकते हो इसका। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना तथा प्राप्त करने की तकनीक जो होती है वो क्या कहलाती है? जैनको प्रौद्योगिकी की मतलब अध्ययन कहलाता है, ठीक है। जैनको प्रौद्योगिकी क्या है? एक जो है अध्ययन है जो कि आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना तथा प्राप्त करने की तकनीक कहलाती है। आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैनको से आप पकड़ते जीन के बारे में बात कर रहा है तो आप समझ गए कि आनुवांशिक रोग इसी से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, शारीरिक कोशिकाओं डैश प्रक्रियाओं से विभाजित किया जाता है? समसूत्रण, अर्धसूत्रण, प्रतिकृति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक कोशिकाओं डैश प्रक्रिया से विभाजित किया जाता है। देखो गाइस, कराने को मैं क्वेश्चन आपको 60 से 80 करा सकता हूँ एक ही बार में, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको अगर मैं 10 क्वेश्चन भी कराऊँ पर डे के, तो वो भी डिटेल के बताऊँ कि आप अगर थ्योरी भी पढ़ी होगी नहीं भी पढ़ी होगी तो आपके समझ में आए, कम से कम एटलीस्ट आपको पता तो लगे। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आया मैं रटाता चला जाऊँ तो समझ लो आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है इतना। पूछो क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर तो आपके किताबों में भी दिया है, हर जगह दिया, लेकिन समझाने वाला भी तो होना चाहिए कोई ना कोई। इसी वजह से आप क्या है पढ़ रहे हो, वरना आप कोचिंग क्यों जाते हैं? आपकी मैथ में, मान लो आपको मैथ की अगर बुक चाहिए, किसी की भी बुक चाहिए, जाओ मार्केट में जाओ, कितनी हज़ारों किताबें देखो, पढ़ लो, सब चीज़ दी, थ्योरी भी दी, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आता। क्यों?
क्योंकि आपको कुछ ना कुछ समझाने के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्धसूत्रण। ठीक है, इसे बोलते हैं मेमेंटो करके, इंग्लिश में बोलते हैं मेमेंटो। इसमें क्या होता है? शारीरिक कोशिकाओं को अर्धसूत्रण प्रक्रिया से विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, जीन है, नींद लाने वाली दवा है, आनुवंशिकी की इकाई है, एक प्रकार का विटामिन है, विटामिन एक प्रकार की शरीर कोशिका है। ये भी आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2012 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आनुवंशिकी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत कोशिकाएं होती हैं, क्या होती हैं? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका CDS का है आई थिंक क्वेश्चन, ये CDS का। तो पक्षी कोशिकाओं का कार्य करने वाली यकृत कोशिकाएं क्या है? पिट्यूसाइट्स कोशिकाएं हैं, क्रोमैफिन कोशिकाएं हैं, धूल कोशिकाएं हैं, या फिर कुफुर कोशिकाएं हैं। जो पक्षी कोशिकाओं को यकृत कोशिकाएं होती है ना, वो क्या कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुफुर कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? पैलियोसीन युग, मायोसीन युग, प्लायोसीन युग, या फिर ओलिगोसीन युग? गाइज ये सब लोग NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस आप क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो इनकी, थोड़े टाइम तक पढ़ते रहो, खुद ब खुद ये चीज़ जो हो जाएगी आपके, क्या हो जाएगी, मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ, हर बार कुछ क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, तो ये क्वेश्चन जब मैं बार बार रिपीट करूँगा आपके उसमें सेट में, प्रैक्टिस सेट में, तो आपके क्या हो जाएंगे, ये दिमाग में फंस जाएंगे, फिर आराम से आपको समझ में आने लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन के बारे में पता करना है कि हाँ सर क्वेश्चन कैसे ले रहे हैं, कहाँ से है, तो जो आपका UPSC वगैरह का तैयारी करता हो कोई भी पर्सन, आपका भाई हो, बहन, सिस्टर, जो भी हो, उनसे मालूम करना, उन्हें क्वेश्चन एक बार दिखाना, फिर वो आपको बता देंगे कि हाँ लेवल कौन सा है। ठीक है, मेरे के भी भाई या पड़ोसी कोई भी तैयारी करता हो, उसे क्वेश्चन ये दिखाना, कहना ये क्वेश्चन कैसे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्लाइयोसीन युग। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लाइयोसीन युग में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ER, या फिर गोल्जी बॉडी? तो निम्न में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये आपका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर ऑफ, ऊर्जा का शक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते क्या कहते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, अरे भाई कोई नहीं, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। और ये बताऊँ कहाँ पूछा गया आपका? चलो बता देता हूँ, ये PCS का क्वेश्चन है, समझिएगा। इस वजह से निम्न में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के एकांतर व्यवस्था के सही क्रम को दर्शाता है? वायरस, जीवाणु, नीला हरा शैवाल, अमीबा और हाइड्रा। नीला हरा शैवाल, वायरस, जीवाणु, अमीबा और हाइड्रा। वायरस, अमीबा, जीवाणु और हाइड्रा। हाइड्रा, हरा शैवाल, जीवाणु, नीला हरा शैवाल, अमीबा और वायरस। क्वेश्चन समझो फिर आंसर देना। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, अब बस आप समझ लेना। चलो मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ये मुझे पता है PCS लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बताऊंगा मैं।
देखो आपको पता है सेल आपका जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, आपका हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, और इसमें मतलब जो होता है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में, जिसके कारण क्या होता है, क्रोमेटिन नहीं बन पाता और केवल डीएनए का सूत्र भी गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। ठीक है, आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, इसका केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। और ये किस में पाया जाता है, आपका जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, ठीक है, इनमें जो होता है आपका वायरस हो गया, इनमें आपका प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, और जो अमीबा और हाइड्रा है ये क्या है, आपके यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है, धोरी झिल्ली का आवरण होता है और इससे घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रक होते हैं। ठीक है, समझ गए, ऐसे समझो, अगर जस्ट नॉर्मल समझ रहे हो, इसमें क्या नाम है, आपका प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में आपका डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन सब पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे समझ लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन सी, वायरस, अमीबा, जीवाणु और हाइड्रा। ठीक है, वायरस और जीवाणु क्या हो गए आपके, वायरस और जीवाणु ये हो गए आपके प्रोकैरियोटिक, जबकि अमीबा और हाइड्रा क्या हो गए, यूकैरियोटिक आपके। ठीक है गाइज, होता तो आपका नीला हरा शैवाल और वायरस भी, जीवाणु भी है, ऐसे तो आपका बी और सी भी है, लेकिन इसमें पूछा था एकांतर व्यवस्था के सही क्रम, तो एकांतर व्यवस्था का सही क्रम ये है, वायरस, अमीबा, जीवाणु और हाइड्रा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पर्णहरित मतलब कि क्लोरोफिल, राइबोसोम्स या फिर गोल्जी बॉडीज। तो एटीपी का निर्माण एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है, जो कि इससे हमारी जो बॉडी होती है वो इसी के रूप में ऊर्जा लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एटीपी का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, इसे पावर हाउस भी कहा जाता है, शक्ति गृह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई, प्रोटीरोजोइक, मीसोजोइक, पैलियोजोइक या फिर पी कैम्ब्रियन। ये आपका होगा प्री कैम्ब्रियन। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्री कैम्ब्रियन युग में। अच्छा, वो पूछ लिया जाए डायनासोर की उत्पत्ति किस युग में हुई, तो मीसोजोइक युग में। क्वेश्चन नंबर 20, बस 10 क्वेश्चन और बचे गाइस अपने लोगों के। जीवों की प्रति इकाई वर्गफल या आयतन संख्या कहलाती है, घनत्व, जनसंख्या, जीव संख्या घनत्व या फिर जीन संख्या घनत्व। जीवों की प्रति इकाई वर्गफल या आयतन संख्या, मतलब प्रति इकाई वर्गफल पर यह आयतन संख्या क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जीव संख्या घनत्व कहलाती है। जीवों की प्रति इकाई वर्गफल या आयतन संख्या जीव संख्या घनत्व कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, क्रोमोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रियन। अभी बताया भी था, तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रियन, जिसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कुछ डायनासोर के पर थे, यद्यपि ये उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ ये है कि सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकासीय है, दोनों जीवों पर समजात अंग हैं, या फिर सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है, पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। तो कौन से ऐसा मतलब चारों ऑप्शन में से रिलेट करेगा,
ये बताऊँ कौन सा क्वेश्चन आपका? सी टेट 2012 का क्वेश्चन है, पूछा गया। जो लोग कहते हैं ना सी टेट वगैरह में कैसे क्वेश्चन, ये देखो आता है। मैं यही तो आपको हर बार बताता हूँ, कंपटीशन में जो आप सोचते हो कंपटीशन एक्चुअल में रियल में वो नहीं है। कंपटीशन बहुत अलग है आज के टाइम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पक्षियों का विकास जो है वो सरीसृपों से हुआ है। ठीक है, इसी वजह से। और पहले और डायनासोर क्या थे? पहले सरीसृप थे। पक्षी सरीसृपों से क्या है? घनिष्ठ रूप से संबंधित है। डायनासोर जो थे पहले आपके सरीसृप थे, रेप्टाइल्स से, फिर इन्हीं से विकास हुआ है पक्षियों का। मतलब समझ रहे हो, पक्षी जो डायनासोर थे उनके पर पाए जाते थे, लेकिन वो उड़ नहीं पाते थे। क्यों नहीं उड़ पाते थे? क्योंकि वो कन्वर्ट हो गए किसमें? पक्षियों में। समझ गए? इस वजह से। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप कोशिका में, पशु कोशिका में, पादप एवं पशु कोशिका दोनों में, पादप या पशु दोनों कोशिका में नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोशिका झिल्ली होती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, आनुवंशिकता की इकाई है केंद्रक, गुणसूत्र, केंद्र काभ। ये आपका केंद्र काभ होगा, ठीक है, काम नहीं, केंद्र काभ, या फिर वंश प्ररूप जीन। तो कितना टिपिकल वर्ड दे दिया है आपका, वंश प्ररूप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जीन। आनुवंशिकता की इकाई क्या है? जीन। क्वेश्चन नंबर 25, पादप कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रियोल, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो पादप कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेंट्रिओल। ठीक है, पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम, रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित रहती है, जबकि सेंट्रियोल क्या है? उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? नीचे दिए गए कोड से। एजोला, नील हरीश शैवाल, अल्फा अल्फा या फिर नाइट्रोलीन। जैव उर्वरक मतलब कि खेतीबाड़ी में खाद के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए बी सी दोनों, एजोला, नील हरीश शैवाल और अल्फा अल्फा। ये भी कितना एक हिसाब से मतलब खाद होती है, ठीक है, जो आपका जैव उर्वरक के रूप में कार्य होता है, इसका प्रयुक्त होती है, कार्य नहीं प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 27, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जिस भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है वह है? मतलब जो पादप वृद्धि होती है, प्लांट ग्रोथ अनुमापन के साथ किस भारतीय का नाम लिखा जाता है? एच.सी. खुराना, सी.वी. रमन, जे.सी. बोस या फिर मेघनाथ साहा। एसएससी का क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जे.सी. बोस। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का नाम लिखा जाता है प्लांट ग्रोथ से। क्वेश्चन नंबर 28, एक प्राकृतिक जन प्रारूप का संकर अनुपात जीनोटाइपिक मोनोफाइब्रिड रेशियो होता है 99931, 9:3:1, 1:2:1, 9:7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1:2:1 होता है।
ठीक है। ये फार्मूले के हिसाब से मतलब काफ़ी सारी इसमें क्रियाएं होती, फिर ये बनता है 1:2:1। इसे आप ऐसे ही याद कर लो। एक प्राकृतिक जन प्रारूप का संकरण अनुपात क्या होता है? जेनोटाइपिक मतलब जेनोटाइपिक मोनोफाइब्रिड रेशो 1:2:1। क्वेश्चन नंबर 29, जंतु कोशिका से पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण अलग की जा सकती है? नाभिक, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली या फिर कोशिका भित्ति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति से। जंतु कोशिका से पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण अलग की जा सकती है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल से। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन गाइज आपका। तो ये क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन? यार टेक्निकल एरर बहुत हो जा रहा है बार बार। नहीं, ये 29 30। हाँ, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों का वंशीगति अध्ययन किया था? मेंडल ने जो मटर के पौधे पर अध्ययन किया था वो कितने मतलब लक्षणों पर किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 7 लक्षणों पर वंशागति अध्ययन किया था। ठीक है, बाकी इनके बारे में पता ही है। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखो यार थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, जो भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप फेसबुक ग्रुप होया करे ना, उनमें शेयर कर दिया करो। ठीक है, थोड़ा सा शेयर कर दोगे तो अच्छा ही रहेगा, समझ रहे हो ना। बाकी आपको पता ही है, लाइक भी करके लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो शुरू हो जैसे ही वैसे ही। और जो दूसरी वीडियो नहीं देखी है वो भी देख लेना। ओके, बाय एवरीवन।